हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केशव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। हम लोग बिहार सामान्य ज्ञान सीरीज कवर कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने बिहार का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास का भाग 1 और 2 कवर कर लिया था, जिसके अंदर हम लोग पिछले वीडियो तक बिहार का असहयोग आंदोलन तक कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक इतिहास का भाग 3 देखेंगे, जिसके अंदर बिहार से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं जो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर आती हैं, उन सब चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन। और आप चाहें तो फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं जो पिछले वीडियोस के अंदर रह गई थी। महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सत्याग्रह इन चंपारण की, जो पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक, दो ऐसे नाम हैं जो बिहार में जितनी भी आंदोलन और जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सब में कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर आता है। राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी हुई एक पुस्तक है सत्याग्रह इन चंपारण। आपकी जितनी भी बीपीएससी के परीक्षाएं होती हैं उन सभी में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में अन्य जो भी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में कहीं ना कहीं आपको इन सब प्रश्नों से रूबरू होना ही पड़ सकता है। मजरूल हक की बात करते हैं तो इनको बिहार का गांधी कहा जाता है। इसके पीछे वजह भी है, क्योंकि मजरूल हक जो है वो बिहार में बहुत सारी घटनाओं में इनका नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इनको गांधी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही 1916 में मजरूल हक ने ही होम रूल लीग की पटना में स्थापना की थी। इन्होंने ही दी मदरलैंड समाचार पत्र का संपादन भी किया है और इन्होंने ही पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मजरूल हक और राजेंद्र प्रसाद से जुड़े थे। आइए अब हम लोग बात करते हैं बिहार का कांग्रेस का गया अधिवेशन। ठीक है, बिहार में जो गया में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, जो 1922 ईस्वी के अंदर होता है, ये जो आयोजन होता है ये बिहार के गया के अंदर तेनुई गांव है। ठीक है, बिहार में गया में तेनुई गांव है। इसी गांव के अंदर दिसंबर में 1922 में ये गया में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो 37वां अधिवेशन कहलाता है। ठीक है, जबकि प्रथम अधिवेशन आपको ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो बांकीपुर में 1912 में हुआ था, और जो 1922 का दूसरा अधिवेशन होता है जिसके अंदर राजेंद्र प्रसाद स्वागत समिति के सचिव तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा इनके सहयोगी रहते हैं। फिर अगर हम वही बात करते हैं बिहार और साइमन कमीशन की, तो आप 8 नवंबर 1927 के अंदर ब्रिटेन की संसद में भारतीय वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन द्वारा घोषित सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन करते हैं। साइमन कमीशन साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं सर जॉन साइमन, जैसे ही वो भारत आते हैं तो उनका कड़ा विरोध होता है। विरोध के पीछे वजह यह होती है कि जो कमीशन गठित होता है उस कमीशन के अंदर एक भी भारतीय को सदस्यता नहीं मिलती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी एक अंग्रेज होते हैं और जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे ही अंग्रेज होते हैं। यही वजह होता है कि इसका भारतीय लोग पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, इसका विरोध करते हैं। 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को आयोग जब पटना पहुंचता है तो इसका बहिष्कार करने की सबसे भारी विरोध का सामना करना पड़ता है, और अनुग्रह नारायण जो है इसके विरोध के अध्यक्ष होते हैं, जो इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बात करते हैं हम लोग बिहार में नमक सत्याग्रह की। बिहार में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक सत्याग्रह शुरू की जाती है। इसका तिथि
जो है पूरा निश्चित किया जाता है और राजेंद्र प्रसाद जो है पूरी आंदोलन की रूपरेखा को तैयार करते हैं। सर्वप्रथम जो है चंपारण और सारण जिले में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की जाती है। देखिए, नमक की जो शुरुआत जो है नमक सत्याग्रह की चंपारण और सारण जिले में शुरुआत तो की जाती है, लेकिन आपको पता होगा वहां समुद्र नहीं है। बिहार जो है किसी भी कोने से समुद्र से नहीं घिरा हुआ है। चंपारण और सारण जिले में वहां की मिट्टी जो नमकीन मिट्टी होती है, उस मिट्टी से नमक बना करके नमक का कानून को तोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद 13 व्यक्तियों, चंपारण जिले में 13 व्यक्तियों का पहला जत्था विपिन बिहारी शर्मा के नेतृत्व में झकिया, सेमरा, सुगौली, फुलवरिया, माधोपुर, सेनवरिया और जोकड़िया में ठहरते हुए 11 अप्रैल 1930 को बेतिया नामक जगह पहुंचते हैं। बेतिया में पहुंच करके सारण जिले के 3 स्थानों जिसमें बरेजा, गोरिया, कोठी और हाजीपुर में 7, 6, 7 और 8 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह का आरंभ करते हैं। ठीक है, वहीं मुजफ्फरपुर जिले में 7 अप्रैल 1930 ईस्वी को स्थानीय नेताओं जिसमें रामदयालु सिन्हा, जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामनंदन सिंह के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह शुरू किया जाता है। पटना की बात करते हैं तो पटना के अंदर नमक सत्याग्रह पटना के मंगल तालाब के लगभग 2 मील पूरब नखास पिंड नामक स्थान पर नमक का कानून भंग किया जाता है। नमक बना करके नमक सत्याग्रह शुरू किया जाता है पटना के अंदर। तो ये था नमक सत्याग्रह से रिलेटेड या फिर उससे जुड़ी हुई कुछ तथ्य। अब हम बात करते हैं अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है पूर्ण रूप से एक कड़ा विरोध प्रस्तुत करने वाला आंदोलन होता है। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन जैसे ही बंद किया जाता है, इसका परिणाम यह होता है कि इसके परिणाम स्वरूप 4 नए परिणाम निकल के आते हैं। पहला, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का आक्रमण बहुत ही तीव्र हो जाता है। देश भर में सांप्रदायिक दंगे की बाढ़ सी आ जाती है। पूरा सांप्रदायिक दंगे के आघोष में पूरा देश फैल जाता है। कांग्रेस के अंदर एक नई पार्टी का गठन होता है जो स्वराज पार्टी के नाम से जानी जाती है और राष्ट्रवादी क्रांति आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। यही कारण होता है कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत करना पड़ता है। 11 फरवरी 1930 को कांग्रेस के निर्णायकी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया, परंतु सत्याग्रह आरंभ करने से पूर्व गांधी जी अपने 11 मांगों को लेकर इरविन से मिलते हैं। इन मांगों के अंदर संपूर्ण मदिरा निषेध, भूमि लगान आधा हो, नमक कर का उन्मूलन, ठीक है, नमक कर का उन्मूलन, उसके बाद सेना संबंधी व्यय में कमी, कम से कम 50% की कमी, उसके बाद बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों का वेतन आधा करें, विदेशी वस्त्र के आयात पर निषेध लगे, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहें, राजनीतिक बंदी छोड़े जाएं, राजनीतिक मामले उठा लिए जाएं तथा अन्य जितने भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये सब जो है मांगे थी गांधी जी के द्वारा। जब गांधी जी इरविन से मिलते हैं, जो उस टाइम वाइसरॉय होते हैं भारत के, उनसे मिलते हैं तो वो उनकी मांगों को अनसुना कर देते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते। ठीक है, इसके कारणवश गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आरंभ करते हैं। इसका आरंभ करने का निश्चय लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा का ऐतिहासिक घटना से होता है, जिसमें गांधी जी के समय साबरमती आश्रम के 78 आश्रमवासी, जिसमें बिहार के गिरधारी चौधरी उर्फ कारो बाबू भी शामिल होते हैं। नमक का कानून जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ होती है। 20 मील की दूरी 24 दिनों में तय की जाती है और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को आत्मशुद्धि के उपरांत गांधी जी
जो है समुद्र तट पर नमक उठाकर नमक का कानून भंग करते हैं। अब इस तरीके से नमक का कानून भंग होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई कुछ और अन्य तथ्य देखते हैं। ठीक है, जनवरी 1929 में पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का भी अधिवेशन होता है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर ही आता है। इसके अंदर एक और बहुत बड़ा हड़ताल होता है, जिसको नंगी हड़ताल के नाम से भी जाना जाता है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ही होता है, जो छपरा के जेल में कैदियों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर विदेशी वस्त्र न पहनने के उपलक्ष्य में नंगी हड़ताल करते हैं। जब उनको विदेशी वस्त्र पहनने के लिए दिया जाता है तो वो इस चीज़ का बहिष्कार करते हैं और स्वदेशी वस्त्रों की मांग करते हैं। स्वदेशी वस्त्र को उपलब्ध न कराए जाने के विरोध में कैदी जो है नंगे रहने का निश्चय करते हैं और इसलिए इसे नंगी हड़ताल भी कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर का भी भुगतान करने से किसानों ने इनकार किया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये सब आपको जो है देखने को मिलेगी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसान आंदोलन और बिहार की। शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में बिहार के मुंगेर में 1922 से 23 में किसान सभा का गठन किया जाता है। ठीक है, सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद कुमार सिंह को सचिव जबकि श्री कृष्ण सिंह को उपाध्यक्ष बनाया जाता है और नवंबर 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह नियुक्त किए जाते हैं। दूसरे बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन 29 और 30 अगस्त 1934 ईस्वी को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में गया में संपन्न होता है। तीसरा सम्मेलन की बात करते हैं तो यह हाजीपुर में 26 से 27 नवंबर 1935 ईस्वी को स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में संपन्न होता है और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव प्रोफेसर NG रंगा बनते हैं। तो ये था किसान आंदोलन और उनसे जुड़ी हुई कुछ तथ्य। अब हम लोग बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है ये जो है लेबरों के द्वारा बनाई गई एक पार्टी थी। इस पार्टी के अंदर इस पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में होता है, जिसमें योगदान जो है गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी व रामनंदन मिश्र का योगदान होता है। औपचारिक स्थापना की बात करते हैं तो 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना होती है, जिसके सचिव के तौर पर जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव बनते हैं। उसके कुछ प्रमुख सदस्य जिसके अंदर राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, रामनंदन मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और वासवान सिन्हा कुछ इसके प्रमुख सदस्य के तौर पे काम करते हैं। वहीं बात करते हैं अगर हम बिहार विधानसभा की तो 1937 ईस्वी जो बिहार विधानसभा का चुनाव होता है यह जो है बहुत ही बड़ा राजनीतिक मोड़ देखने को मिलता है बिहार के इतिहास में। बिहार विधानसभा का चुनाव 1937 का जो होता है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा हेतु 22 से 27 जनवरी 1937 ईस्वी के मध्य विभिन्न स्थानों पर मतदान संपन्न होता है, जिसके अंदर कांग्रेस जो है बड़ी मात्रा में इसके अंदर भाग लेती है। 152 स्थानों में से 107 स्थान पर कांग्रेस जो है चुनाव लड़ती है और 98 स्थान पर उनको विजय प्राप्त होता है। 24 मार्च 1937 ईस्वी को तत्कालीन राज्यपाल MG हैलेट कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भेजती है, लेकिन श्री कृष्ण जो है इस बात से इनकार कर देते हैं। उनका इनकार इस बात से करना होता है कि जब श्री बाबू ने गवर्नर से यह कहा कि मंत्रिमंडल बनाने से पूर्व उन्होंने गवर्नर से इस बात का आश्वासन मांगा कि उनका जो कार्य होगा उस कार्य में गवर्नर किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु गवर्नर ने इस बात से पूर्णतः आश्वासन देने से इनकार कर दिया।
यही कारण होता है कि 24 मार्च को जब तत्कालीन राज्यपाल जो है उनको बुलाते हैं मंत्रिमंडल गठन करने के लिए, तो इस बात से वो इनकार कर देते हैं। उसका परिणाम यह निकलता है कि गवर्नर जो है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी मोहम्मद यूनुस की होती है, उनको जो है मंत्रिमंडल बनाने का आमंत्रण देते हैं और 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को उनके द्वारा, मोहम्मद यूनुस के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, जो उस समय प्रधानमंत्री हुआ करता था, उस पद को प्रधानमंत्री कहते थे, उस पद पर अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य के तौर पर अब्दुल बहाव खां राजस्व मंत्री, अजीत प्रसाद सिन्हा स्थानीय स्वशासन मंत्री तथा गुरु सहाय लाल नदी विकास मंत्री के तौर पर पद ग्रहण करते हैं। यह था बिहार विधानसभा चुनाव। उसके बाद क्या होता है कि जब कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन होता है 7 जुलाई 1937 ईस्वी को वर्धा में, जो कांग्रेस का कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिसके अंदर यह प्रस्ताव पास होता है कि गया कि कांग्रेस जनों को जैसे आमंत्रण मिले पद ग्रहण करने दिया जाए। अब इस वजह से जब प्रस्ताव पारित होता है तो अब श्री कृष्ण सिन्हा जो है अब अपनी पार्टी को मंत्रिमंडल गठन करने के लिए अब गवर्नर के पास जाते हैं और इस प्रकार 1937 के अंदर 20 जुलाई 1937 में श्री बाबू जो है अपना मंत्रिमंडल खुद फिर से बनाते हैं, मंत्रिमंडल गठन करते हैं और खुद जो है प्रधानमंत्री बनते हैं, यानी कि श्री कृष्ण सिन्हा प्रधानमंत्री बनते हैं और अनुग्रह नारायण सिन्हा, सैयद महमूद और जगलाल चौधरी 1 अगस्त 1937 ईस्वी को प्रांत भर में मंत्रिमंडल दिवस के तौर पर मनाया जाता है और ये जो है मंत्रिमंडल के सदस्य बन जाते हैं। 30 जनवरी 1938 ईस्वी को प्रांत भर में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1938 ईस्वी को प्रांत भर में बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने सभी राजनीतिक बंदियों को अलविलाम रिहाई पर बल दिया, लेकिन राज्यपाल ने वायसरॉय के समर्थन में इस पर आपत्ति प्रकट की। जैसे ही यह जो है बन जाते हैं प्रधानमंत्री, तो जितने भी इनके साथी राजनीतिक जितने भी बंदियां होती हैं उन सबको हटाने की मांग करते हैं, लेकिन राज्यपाल जो होते हैं वो इस बात पे आपत्ति प्रकट करते हैं। यही वजह होता है कि 15 फरवरी 1938 ईस्वी को श्री कृष्ण के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल को पूरे को त्याग देना पड़ जाता है। तो इस तरीके से 30 जनवरी 1900 ईस्वी में प्रांत भर में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया जाता है और 15 फरवरी 1938 में पूरी तरीके से मंत्रिमंडल जो है त्यागपत्र दे देता है। अब 1937 ईस्वी मंत्रिमंडल जो थे उन मंत्रिमंडल को थोड़ा सा देख लेते हैं। श्री कृष्ण सिंह जो है प्रधानमंत्री, गृह विभाग, राजस्व एवं व्यवसायिका को संभालते हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा की बात करते हैं तो वो वित्त, स्थानीय स्वायत्त स्वशासन और बोर्ड निर्माण विभाग को संभालते हैं। सैयद महमूद शिक्षा, विकास और बेरोजगार जितने भी मामले होते हैं उन सब के नेता होते हैं। जगतलाल चौधरी जो है आबकारी और जन स्वास्थ्य विभाग को संभालते हैं। रामदयालु सिन्हा विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। अब्दुल बारी विधानसभा के उपाध्यक्ष बनते हैं और बलदेव सहाय जो है महाधिवक्ता के तौर पर वहां मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। फिर वहीं अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की, तो यहाँ तक था 1937 का विधानसभा का चुनाव। अब हम लोग बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह की। सन 1940 में आरंभ होता है तत्कालीन बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन, जो हजारीबाग जिले के अंतर्गत रामगढ़ में आयोजित होता है। ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रामगढ़ अधिवेशन 19 और 20 मार्च 1940 ईस्वी को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में काफी धूमधाम से बिहार में हुआ। अब उसके प्रांत प्रथम सत्याग्रही श्री बाबू बनाए जाते हैं। बिहार में अगर बात करते हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह पर अगर प्रश्न आते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है प्रथम सत्याग्रही का, तो वो श्री बाबू ही होते हैं। ठीक है, दूसरे सत्याग्रह की बात करते हैं तो अनुग्रह नारायण सिन्हा होने जा रहे होते हैं, लेकिन तब तक इन्हें रोक दिया जाता है और दूसरे सत्याग्रही के रूप में नाम इन्हीं का आता है और
इनको जो है पटना सिटी में जब ये भाषण दे रहे होते हैं तो इनको भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है और व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में कुछ अन्य नाम भी आते हैं उन अन्य महिलाओं में, जिनमें प्रियमवंदा देवी, जगत रानी, उसके बाद जानकी देवी और कुछ अन्य नाम भी उल्लेखनीय है। तो ये था बिहार के अंदर व्यक्तिगत सत्याग्रह का कुछ प्रमुख बिंदु। अब 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा चर्चित 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की लगातार सफलता ने मित्र राष्ट्रों को भयभीत कर दिया और जापान किसी भी समय भारत पर आक्रमण कर सकता था। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने भारत संबंधी अपनी नीति में परिवर्तन करने का निश्चय किया। 11 मार्च 1942 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने घोषणा की कि वह जापानी खतरे से भारत की रक्षा के लिए भारत के सभी वर्गों को संगठित करना चाहते हैं। युद्ध के समाप्त होने पर भारत को संपूर्ण औपनिवेशिक स्वराज दे दिया जाएगा और भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए युद्ध मंत्रिमंडल में एक सदस्य शीघ्र ही भारत भेजे जाएंगे। अब इस घोषणा के फलस्वरूप जैसे ये घोषणा होती है तो इस घोषणा के बाद क्या होता है कि देखिए, जैसे ही घोषणा हो जाती है 1942 में 22 मार्च 1942 को स्टैनफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं। जैसे ही वो भारत आते हैं तो 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करने का निर्णय लिया जाता है। और जैसे ही स्टैनफोर्ड क्रिप्स भारत आते हैं तो वो जिस प्रस्ताव को लेके आते हैं उनको क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है, परंतु क्रिप्स प्रस्ताव किसी भी भारतीय नेताओं को मान्य नहीं होता है। और वर्धा में जैसे ही कांग्रेस की बैठक होती है, उस बैठक में वर्धा के अंदर भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो पारित होता है 8 अगस्त 1942 से, और यहाँ शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, गांधी जी यहाँ से करो या मरो का नारा देते हैं और 31 जुलाई 1942 को राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति की एक विशेष बैठक बुलाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आंदोलन के लिए तैयार कर रहने को कहते हैं। और उसी समय अंजुमन इस्लामिया में एक आम सभा हुई, जिसमें विद्यार्थियों को यह अपील की गई कि वह कांग्रेस के क्रांतिकारी कार्यक्रम का अनुसरण करें। 10 अगस्त 1942 ईस्वी को छात्रों द्वारा विधानसभा भवन पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम बनाया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हो जाती है, क्योंकि यह घटना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में, बिहार ही नहीं पूरे भारत के इतिहास में। तो होता यूँ है कि 10 अगस्त को जैसे ही छात्रों द्वारा विधानसभा भवन पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम बनाया जाता है, 11 अगस्त 1942 को सभी छात्र जो है एक टोली बनाकर पटना सचिवालय के पास पहुंचते हैं और उस पर झंडा फहराने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसी समय वहां पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पटना के उस समय जो जिला न्यायाधीश होते हैं WG ऑर्थर, जो 1-2 चेतावनी देते हैं और 1-2 चेतावनी के बाद गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। इसके फलस्वरूप यह होता है कि 7 छात्र वहीं पर शहीद हो जाते हैं पटना का सचिवालय के मुख्य द्वार के पास। ठीक है, और उन्हें अमर शहीद के नाम से उनका जो स्मारक जो है अभी बनाया हुआ और वहीं पे मर जाते हैं। जैसे ही वो शहीद होते हैं, जितने भी छात्र होते हैं, तो उन छात्रों के शहीद होने से सारे जगह जो है अब जो है आक्रमण बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति से फैलना शुरू हो जाता है। अभी जो है उनका स्मारक जो है वहीं सचिवालय के पास 7 शहीद के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब सचिवालय गोलीकांड से लोग जो है बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और 12 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना में संपूर्ण हड़ताल की घोषणा हो जाती है। पूरा संपूर्ण हड़ताल हो जाता है। अगस्त क्रांति के सिलसिले में देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसे अगस्त क्रांति, करो या मरो, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या 1942 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ही आंदोलन बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है, जिसके अंदर फौज की बुलाने की ज़रूरत पड़ जाती है और फौज के द्वारा 262
पुलिस के द्वारा 140 व्यक्ति मारे जाते हैं, जिसके अंदर 392 व्यक्ति पुलिस द्वारा तथा 198 फौज के द्वारा घायल कर दिए जाते हैं। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण भी, उनके द्वारा भी एक बहुत ही अहम काम किया जाता है। तो जयप्रकाश नारायण द्वारा आज़ाद दस्ते का गठन किया जाता है। यह आज़ाद दस्ता जो होता है वह क्रांतिकारी दल के जितने भी लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, उनको प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से अपने कुछ सहयोगियों के साथ दीवार फांदकर निकल पड़ते हैं और गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए जयप्रकाश नारायण जो नेपाल में एक आज़ाद दस्ते का गठन करते हैं। अब आज़ाद दस्ता जो होता है उसकी शाखाएं पूरे बिहार के अंदर खोली जाती हैं और इसके अंदर छात्रों को ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद जयप्रकाश नारायण को जैसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, आज़ाद दस्ता भी उसी के साथ जो है ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ अन्य क्रांतिकारी दल जो है इसके साथ लेकिन सक्रिय होते हैं, जिसके अंदर सियाराम दल जो सियाराम सिंह के नाम पर पड़ा होता है, ये सब जो है और भी अन्य छोटे छोटे दल जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस रहते हैं और वो जो प्रशिक्षण देने का काम करते हैं ताकि जितने भी छात्र होते हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ जो है बहुत ही बड़ी एक दीवार बन के साबित हो और उनको जो है भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़े। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 1945 से 1947 की कुछ प्रमुख घटनाओं के ऊपर, जो घटनाएं जो हैं आज़ादी तक चली 1945 से 1947। 1942 ईस्वी में क्रांति के बाद बिहार में कांग्रेसी नेता की एक महती सभा 15 जनवरी 1945 ईस्वी में श्री बाबू की अध्यक्षता में पटना स्थित अंजुमन इस्लामिया में हॉल में होती है। जुलाई 1945 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव होता है, उसके अंदर मजदूर दल को बहुमत प्राप्त होती है और लेबर पार्टी के नेता लॉर्ड क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनने जाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री बनते हैं और 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा भारत के अंदर सीधी कार्रवाई दिवस मनाई जाती है। अभी सीधी कार्रवाई दिवस यह होती है कि बिहार के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग करते हैं, एक पाकिस्तान जो है एक अलग देश की मांग करते हैं। अब जब मुस्लिम लीग जो है अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होती है तब लॉर्ड बेवेल ने मुस्लिम लीग के बिना ही अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय दे देते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है अलग एक पूरा देश बनाने की मांग करती है, उनको एक पाकिस्तान अलग देश चाहिए होता है, लेकिन भारत के अंदर सरकार बनाने की अनुमति मिल जाती है तो यहाँ जो है अंतरिम सरकार बन जाती है बिना मुस्लिम लीग के ही। लेकिन फिर भी बेवेल जो है उनसे लगातार बात करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको मनाया जाए। तो 13 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग में शामिल होने को तैयार हो जाते हैं, जो सरकार होती है उसके अंदर शामिल होने को तैयार हो जाते हैं और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ होता है। फिर अगर हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं और मुस्लिम लीग जो है विधानसभा में कोई भी तरह का उनका सहयोग नहीं दिया जाता है और 20 फरवरी 1947 को एटली ने ब्रिटिश संसद में घोषणा कर देते हैं कि वर्तमान जो स्थिति है भारत की, क्योंकि भारत के अंदर तब तक जो है बहुत ही ज़्यादा दंगा फैल चुका था, इतना ज़्यादा दंगा फैल चुका, हिंदू मुस्लिम राइट्स बहुत ज़्यादा फैल चुके थे। तो इस प्रकार से एटली जो है इस बात की घोषणा कर देते हैं कि अब जो है अनिश्चित काल के लिए जो घटनाएं जो हो रही हैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है, कुछ जो है महत्वपूर्ण डिसीजन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट रूप से अपने निर्णय को सूचित कर देना चाहती है कि जून 1948 ईस्वी तक जिम्मेदार भारतीयों के हाथ में जो है शक्ति सौंप दी जाएगी और जो है भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। इस घोषणा से मुसलमान पाकिस्तान निर्माण का निश्चय और ज़्यादा बढ़ जाता है और 8 मार्च 1948 ईस्वी को कांग्रेस कार्यकारिणी में यह निश्चय कर दिया जाता है कि पंजाब और बंगाल का विभाजन क्षेत्रों में मुस्लिम क्षेत्र को अलग कर दिया जाए। अब इस तरीके से ये पाकिस्तान की मांग और ज़्यादा बढ़ जाती है
और 1947 8 मार्च 1947 से पाकिस्तान को अलग करने का निश्चय एकदम पूरी तरीके से बढ़ जाता है। अब जो है 24 मार्च 1947 ईस्वी को बेवेल के स्थान पर माउंटबेटन, यहाँ बेवेल होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो माउंटबेटन भारत में ब्रिटिश वॉइसरॉय बन गए। जैसे ही माउंटबेटन यहाँ बनते हैं तो वो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों के नेताओं से बातचीत करते हैं और जैसे कि मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, तो कांग्रेस को जो है अंततः इस बात को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि ब्रिटिश के यहाँ होने पर भी जो मुस्लिम लीग के द्वारा जो दंगे किए जा रहे थे, जो दंगे हो रहे थे, उसको रोकने का एक ही उपाय था कि पाकिस्तान को अलग कर दिया। अगर पाकिस्तान को अलग नहीं किया जाता तो जिस प्रकार से दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम राइट हो रहे थे, वो देश के हित में नहीं था। तो देश बना करके ऐसा देश किस काम का जहाँ जो है हम लोग आज़ाद तो हो जाएं लेकिन आपस में ही हम लोग लड़ते रहें। तो इस प्रकार से पाकिस्तान को एक अलग देश बनाया जाएगा और हिंदुस्तान एक अलग देश होगा। 24 मार्च को इस बात की भी घोषणा हो जाती है। भारतीय नेताओं से बातचीत करने के पश्चात माउंटबेटन जो है ब्रिटिश मंत्रिमंडल से बातचीत करने के इंग्लैंड जाते हैं और 3 जून को भारत लौटकर वो हिंदुओं तथा मुसलमानों के संबंध में अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं और ये घोषणा कर देते हैं कि सरकार जो है 1948 जून 1948 तक का इंतजार नहीं करेगी और 1947 में ही भारत को हस्तांतरित कर दिया जाएगा सारी शक्तियां जो भी एक देश चलाने के लिए। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में इंडिया इंडिपेंडेंस बिल लाया जाता है और 18 जुलाई को यह पारित भी हो जाता है। इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 में पाकिस्तान और भारत 2 अलग अलग देश जो है विभाजित हो जाते हैं और इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान 2 अलग देश बन जाते हैं। और 15 अगस्त को जयराम दौलत राम बिहार के राज्यपाल एवं डॉक्टर श्री कृष्ण प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण करते हैं। श्री बाबू ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक बाबू कुंवर सिंह का स्मारक का शिलान्यास करते हैं और राज्यपाल जो है 11 अगस्त 1942 ईस्वी को गोलीकांड में शहीद हुए युवकों की स्मृति में पटना में शहीद स्मारक का शिलान्यास 26 जनवरी 1950 को इस प्रकार से संविधान लागू होता है और बिहार जो है भारतीय संघ के एक राज्य में शामिल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये था बिहार का आधुनिक इतिहास। पूरा आपने बिहार का आधुनिक इतिहास पढ़ा। 3 पार्ट है, आप तीनों पार्ट अच्छे तरीके से देखिए। आपको तीनों पार्ट में बिहार का आधुनिक इतिहास पूरा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पॉइंट वाइज आपको परीक्षा में डायरेक्ट टू द पॉइंट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।